हेलो। हेलो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टूडेंट अड्डा। आप देख रहे हैं सीटेट का क्लास, जो कि आगामी संभावित परीक्षा दिसंबर 2025 में जो होने वाली है, उसी का हम लोग ये क्लास चला रहे हैं। आप इसी तरीक़ा से डेली कंटिन्यू इसी तरीक़ा से आप क्लास देखिए और खुद से भी क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, और नहीं बनता है तो आप सीखिए, उस चीज़ को सुनिए, क्यों गलत हुआ क्यों सही हुआ। ये क्लास का टाइमिंग है सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे आपको डेली आपको ये क्लास मिलता है। चैनल का नाम है बिहार स्टूडेंट अड्डा। आप अगर पहली बार क्लास में अगर चैनल पे आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो जब हम डालें तो आपके पास सबसे पहले जाए। तो कुछ बच्चे का डाउट था कि सर थ्योरी पढ़ाइए, सर थ्योरी पढ़ाइए। तो देख लीजिए, अभी भी अगर थ्योरी के कंप्रोमाइज में अगर बोला जाए तो हम जो सवाल करवाते हैं आपको थ्योरी से सबसे बेस्ट अभी सवाल में है। अगर आपका अभी जो कंसेप्ट कुछ क्लियर रहेगा, जब थ्योरी पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, थ्योरी आपको याद भी रहेगा। अगर आप थ्योरी सोचे हम शुरुआत में अगर आपको पढ़ा दें तो आप थ्योरी अभी पढ़ा देंगे, बाद में भूल जाइएगा। मगर अभी जो थोड़ा बहुत अगर जानते रहिएगा, बाद में जब थ्योरी पढ़िएगा तो आपको बढ़िया से बेहतर तरीक़ा से आप समझ जाइएगा। अब मगर डेली आप क्लास में जुड़िए। टाइमिंग क्लास का टाइमिंग है सुबह 8 बजे, 8 AM में। डेली इस टाइम में आप डेली जुड़िए। ये है कि आप अगर डेली जुड़ते हैं तो आपका क्लास इतना है कि आपका जो क्वेश्चन का जो हम थ्योरी पढ़ाएंगे वो बेस्ट आपको समझ में आने लगेगा, और उसके बाद आप सीटेट में 30 में 28 नंबर लाने का पूरा अथी बन जाइएगा। तो डेली इसी तरीके से आप जुड़ते रहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है। आज के लिए पहला क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता प्रतिभावना शिक्षार्थी का है। प्रतिभावना देख लीजिए, प्रतिभावना शिक्षार्थी का मतलब समझिए। प्रतिभावना शिक्षार्थी का मतलब होता है कि प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली माने कि इसमें प्रतिभावन लिखा जाए या लिख जाए या प्रतिभाशाली लिख जाए, तो आपको समझना है कि प्रतिभाशाली बच्चे का बात हो रहा है। उसके बारे में बतलाना कि इसका विशेषता क्या है। ये जो बच्चा होता है प्रतिभाशाली, उसका विशेषता क्या है, कैसे पहचानिएगा कि प्रतिभाशाली ये बच्चा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, यदि कक्षा में गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, वह बहुत ही तुक मिजाज होता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, वह अजीब व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। ऑप्शन नंबर डी देखिए, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन में से बतलाना है कि कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण है। इसमें से लक्षण बतलाना है कि हमको अगर एक शिक्षक है तो हम कैसे जानेंगे कि कौन बच्चा इसमें सबसे तेज है, उसको हम जानना चाहते हैं। अब देखिए, आपको हम डेली कहते हैं कि आप लोग लास्ट तक क्लास को देखिए। आपको शुरुआती में अगर लगता है कि नहीं 10 मिनट देखते हैं, 5 मिनट 15 मिनट देखते हैं, फिर भाग जाते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। ऐसा कीजिएगा तो भागते रह जाइएगा इस चैनल से इस चैनल। किसी एक चैनल पकड़िए, अभी समय है, अभी से किसी एक चैनल पे आप कंटिन्यू क्लास देखिए, पूरा देखिए। ये नहीं कि तुरंत ये चैनल पे भाग रहे हैं, जहाँ पे सीटेट का अच्छा फोटो लागल है वहाँ पे वो क्लास देखेंगे, ऐसा नहीं कीजिए। फोटो मायने नहीं रखता है, अनुभव मायने रखता है कि कौन कैसे पढ़ा रहा है। ऐसा चैनल भी है जो लाखों बच्चा भागता है, मगर 100 में 7 बच्चा पास होता है सीटेट। आप लोग रिजल्ट देखते हैं 7% 6% होता है। इसका मतलब है कि 100 में 6 या 7 बच्चा पास होता है। तो ये कम से कम देखिए कि कौन अच्छा से समझा रहा है, और अगर समझ में आपको आ रहा है तो लास्ट तक देखिए ना क्लास को, समझिए कि क्या कर रहा है। नया नया शब्द को पहचानिए, नया नया शब्द को लिखिए। तो ऐसे कीजिएगा तभी आपको सीटेट में कुछ होने वाला है। ये भागने से कुछ नहीं होने वाला है। और कंटिन्यू हम कहते हैं अगर हमारे क्लास में आए तो 10 दिन कम से कम मन को कंट्रोल करके 10 दिन आप देखिए पूरा वीडियो। 11वां दिन आप खुद से सवाल बनाने जाइएगा। उसके बाद आप कहिएगा कि हाँ सर बनता है कि नहीं बनता। उसके बाद आप कमेंट में आकर के जो बोलना है आप हमको कमेंट में आकर बोल दीजिएगा। मगर 10 दिन आप हमारा क्लास देखिए, बढ़िया से देखिए, आप फिर जाकर के क्वेश्चन बना करके देखिए। अगर नहीं बनता तब आप हमारे कमेंट में आकर के बोलिएगा कि हाँ सर आप पढ़ाए मगर हमको सवाल नहीं बन रहा है।
मगर 10 दिन आप कम से कम पूरा वीडियो वॉच कीजिए, जितना देर मेरा क्लास चलता है। चलिए, ऑप्शन नंबर 1, आप प्रतिभाशाली का विशेषता बतलाना था। प्रतिभाशाली का आईक्यू लेवल कितना होता है? तो 130 प्लस होता है। आईक्यू लेवल इसका होता है 130 प्लस, 130 प्लस होता है। प्रतिभाशाली आईक्यू, प्रतिभाशाली बच्चा का होता है 130 प्लस आईक्यू होता है, माने कि एकदम अलग टाइप का। ये प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है ना, अलग टाइप का दिखेगा आपको, जैसे लगेगा पागल है, अजीब लेखा अपने अपने बरबरा रहा बरबर। मगर हाँ, प्रतिभाशाली जो 1 मिनट में जो सोच देगा, आप 1 साल में भी उतना नहीं सोच दीजिएगा जितना 1 मिनट 1 घंटा में सोच करके हटा देगा। इतना टैलेंटेड होता है ना प्रतिभाशाली का, उसका अलग ही लेवल होता है, उसका सोच बहुत अलग टाइप का होता है। ऑप्शन ए देखिए, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण हो, माने इसका कहना है कि अगर प्रतिभाशाली बच्चा को अगर चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं दीजिएगा, चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं दीजिएगा तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। अगर उसको प्रतिभाशाली बच्चा को ज़्यादा से ज़्यादा आपको चुनौती वाला कार्य देना है, नया नया कार्य देना है, ताकि वो बच्चा है जो उसको करके तुरंत सॉल्व करे और भी उसको मजा आए उसमें। आप बच्चा को जो प्रतिभाशाली है उसको पहले से जो चीज़ आ रहा है बार बार उसी को वही चीज़ रिपीट करवा रहा है तो वो उब जाता है। जैसे आप ही कोई चीज़ को, आप एक ही चीज़ को आप बार बार करते हैं, जैसे 3 बार 4 बार आप सीटेट दे चुके हैं इससे पहले, अब जैसा मन लगाता होगा क्या पढ़े, होता तो है ही नहीं, उब जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो प्रतिभाशाली होता है, अगर एक को काम को उसको दोहराया जाए तो वो बच्चा है जो उब जाता है। इसका कथन सही है, प्रतिभाशाली का लक्षण होता है, डॉट में रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, वह बहुत ही तुक मिजाज होता है। तुक मिजाज नहीं होता, तुक मिजाज का मतलब होता है कि दिमाग उसका इधर उधर नहीं, दिमाग इसका एकदम एट्रैक्ट होता है, सबसे अलग होता है, सबसे अलग बैठता है ये। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ज़्यादा किसी से बहस नहीं करेगा, ज़्यादा किसी से बात नहीं करेगा, ये अलग ही दुनिया में रहता है प्रतिभाशाली बच्चा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, वह अजीब व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। नहीं, ये प्रतिभाशाली बच्चा का लक्षण नहीं है। हाथ थपथपाना ये सब लक्षण प्रतिभाशाली का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, वह आक्रामक, आक्रामक मतलब होता है कि लड़ाकू, आक्रामक मतलब होता है लड़ाकू। तो आक्रामक होता है कुंठित होता है, ये कभी भी नहीं होता। आक्रामक वो लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर होता है। प्रतिभाशाली बच्चा लड़ाई झगड़ा से आपको बहुत दूर नजर आएगा, उस सबसे कोई मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा उससे उसको मतलब नहीं रहता, वो अलग ही दुनिया में व्यस्त रहता है। वो कुछ नया करने का सोचता रहता है, कुछ नया, जैसे बल्ब अति आविष्कार हुआ था बल्ब का, तो क्या ये आपको लगता नॉर्मल आदमी? क्या नहीं, प्रतिभाशाली थे वो, जो रेडियो टीवी ये सब का जो आविष्कार किए थे, ये सब बहुत अलग लेवल का आदमी थे, इस सब का सोच अलग थे, ये सब सबसे अलग रहते थे, अपने फेल होते थे, अपने खुद से फेल बार बार करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 1 मिनट रुक जाइए, बोर्ड हैंग हो गया। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हेलो, क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, मानी कि इस क्वेश्चन का कहना है कि एक शिक्षिका जो है वो अपना स्कूल में है जो अधिगम को बढ़ा सकती, प्रभावी कर सकती है, वो इसका कहना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर। ऑप्शन नंबर सी देखिए, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। ऑप्शन नंबर डी देखिए, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दे करके। तो आपको इसमें से बतलाना है कि कौन सा इसका सही हो रहा है। एक शिक्षिका है जो अपनी कक्षा में है जो प्रभावी बनाना चाहती है, अधिगम को प्रभावी बनाना चाहती है, यानी कि बच्चा खुद से करके सीखे, उसको ज़्यादातर प्रभावी करना चाहती है, तो उसी के बारे में बतलाने, इसमें से कौन सा हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ड्रिल और अभ्यास, कभी भी अभ्यास ज़्यादा नहीं करेंगे, ड्रिल वाला बात सब कभी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी देखिए, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे करके।
प्रतियोगिता को प्रोत्साहन नहीं देंगे, इससे ये होगा कि बच्चे में भेदभाव चालू हो जाएगा। एक बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा, एक बच्चा मोटिवेट हो जाएगा। ये कभी नहीं करना, सभी बच्चा को समान नजरिए से देखना है हमको। ऑप्शन नंबर सी देखिए, विषय वस्तुओं के विद्यालय के जीवन से साथ संबंधित। हाँ, ये बात एकदम सही कह रहा है। जैसे कि एनसीएफ 2005 का भी कहना है कि आप किताबी दुनिया से, एनसीएफ 2005 का कथन है कि आप किताबी दुनिया से बाहरी दुनिया में जोड़ करके किताब को पढ़ाना है। पाठ्य पुस्तक को बाहरी दुनिया से जोड़ करके पढ़ाना है, न कि आप कंठस्थ करवाना है, किताब को ज्यों का त्यों उतार दे बोल देना, पढ़ा देना, ऐसा नहीं पढ़ाना है। किताबी दुनिया को किताब को दुनिया से जोड़ करके बतलाना, ये सबसे बेस्ट है अधिगम के लिए, एक बच्चा के लिए सबसे बेस्ट है। इसको हम डॉट में रख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित वाला बात होगा, पॉजिटिव रहेगा तो नहीं लीजिएगा। पॉजिटिव रहेगा, प्रोत्साहित वाला बात होगा तो एकदम नहीं लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन तीसरा, बच्चों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? माने कि बच्चों के बारे में इसमें बतलाना है कि इसी में से आपको कौन सा बच्चों के लिए सही है। सो आपको बतलाना है कि बच्चों के लिए इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बच्चे सामान्य समस्या समाधान करता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है। तो आपको इनमें से बतलाना है कि बच्चे के लिए कौन सा इसमें कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पहले खुद से भी बना करके देखिए, अगर गलत होता है तो इसके लिए सोचने वाला बात नहीं है, अब नया सीख रहे हैं। हाँ, ये है कि अगर कल एग्जाम रहे आज नहीं बन रहा है तो ये बड़का प्रॉब्लम वाला बात है। मगर अभी समय है, अभी आप 0 लेवल से हम शुरू किए हैं, तो अभी 0 लेवल से पढ़ने का कोशिश कीजिए। अभी भले आसान क्वेश्चन है, मगर आने वाला समय में आपको लेवल बढ़ जाएगा। जब थोड़ा सा हम थ्योरी पढ़ा देंगे तब उस लेवल का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए देखिए, बच्चे जानकारी के लिए निष्क्रिय प्राप्त करता है। निष्क्रिय का मतलब होता है कुछ कार्य न करना। निष्क्रिय का मतलब होता है कुछ कार्य नहीं करना। तो बच्चे जानकारी के लिए कुछ कार्य नहीं करता है। अब देखिए, आप लोग कहते हैं ना कि सर जी ये वाला सवाल हम क्यों बनाएंगे, सर थ्योरी पढ़ाइए, सबका जिद रहता है इतना ही। अभी देखिए, निष्क्रिय का मतलब जिसको नहीं पता होगा वो एकदम से तुरंत अति गलत कर देगा। यही क्वेश्चन में जो जानता है कि निष्क्रिय का मतलब क्या होता है, तो बच्चे जानकारी के कुछ कार्य न करना प्राप्त करता है। तो कुछ कार्य बच्चा नहीं करता है, तो ये क्या लेंगे? नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बच्चे समस्या समाधान करता है। एकदम बात है कि बच्चा खुद से समस्या समाधान करता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। जीन पियाजे का कथन है, जीन पियाजे का कथन है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, किसका कथन है? तो जीन पियाजे का। ये बात एकदम सही है, ऑप्शन बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है। हाँ, बच्चा एकदम है नया चीज खोदता है, अपना मन से खोदता है। कोई चीज आप उसके बारे में एगो चीज बतला दीजिए, बच्चा उसका पूरा काला चिट्ठा लेकर के आ जाएगा। सर हम ये कर देखिए, सर इसके ये ऐसा था। बच्चा खुद से खोज लेता है कोई भी चीज, अगर खाली आप हिंट दे दीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो बी सी डी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, बी सी डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चौथा। एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी इससे बच्चे
का विचार के बारे में बतलाना है। कि माने इसका मतलब, इसका कहना है कि एक बच्चा है जो खिड़की से देखता है, खिड़की से, सॉरी, एक बच्चा है जो खिड़की से देखता है कि एक कौवा है जो उड़ रहा है, मगर बच्चा उसको क्या कहता है, यह एक पक्षी है, पक्षी है। तो इसको, इसके विचार के बारे में क्या कहेंगे? बच्ची जो बोला है एक पक्षी है, तो इसके बारे में क्या कहना है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो आपको इनमें से बतलाना है कि बच्चे के अंदर क्या सही है। माने कि एक खिड़की से बच्चा ताक रहा है, जना आप लोग भी खिड़की से देखते रहते हैं कि हमारे वाला आ रहा है कि नहीं, तो उसी तरीका से खिड़की से बच्चा देख रहा है, तो खिड़की से देखने पर कौवा उड़ते हुए जा रहा था, तो बच्चा देख करके ये नहीं कहता कि कौवा जा रहा है, बच्चा सीधे कहता कि पक्षी, एक पक्षी जा रहा है। तो इसका मतलब है कि पक्षी के बारे में जानता है, मगर कौवा नहीं जानता। उड़ता हुआ जितना चीज है उसके बारे में जानता है बच्चा कि वो पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित है। हाँ, एकदम सही। स्मृतियां का मतलब जैसे देख ले, बच्चा को अगर यादें नहीं है कि पक्षी पक्षी है तो कैसे बोलेगा? इसका मतलब है कि बच्चा में याद है कि वो एक पक्षी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बच्चे में पक्षी का पर्याय विकसित हो चुका है। हाँ, ये नाम मान पक्षी को, पक्षी के बारे में पता है बच्चा का, ये पता है कि जितना उड़ता हुआ है सब पक्षी है। ये नहीं पता है कि ये कौवा है, ये कबूतर है, ये चील है, ये नहीं पता है। मगर जितना उड़ता हुआ चीज है उस सभी के बारे में जानता है बच्चा कि वह एक पक्षी है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का प्रयोग किया है। ये बात सही है कि बच्चा भाषा, पक्षी क्या है, अगर बोल दिया पक्षी तो क्या है, इसका मतलब भाषा है। भाषा है, जैसे रोना भी क्या है, भाषा है। रोना भी एक भाषा है। पक्षी का भी भाषा बच्चे के अंदर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा। तो ए बी सी तीनों सही होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा ए बी सी ये दोनों सही है। बच्चे के अंदर ये तीनों गुण आ चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर सकती है? कि माने आंतरिक रूप से एक शिक्षिका है, एक शिक्षिका है जो अपने बच्चे को अपने अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए उसको उत्प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है, प्रेरित, प्रोत्साहित करती है। इसको ही मोटिवेशन करते हैं। मोटिवेशन कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए, प्रतियोगितात्मक परीक्षा से। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ऑप्शन नंबर सी, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी। ऑप्शन नंबर डी, उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो आपको इसमें से बतलाना है कि शिक्षिका कैसी है। डर पैदा, बदमाश शिक्षिका है कि डर पैदा का। तो इसमें से आपको बतलाना है कि कौन सा सही है। एक बच्चे किस प्रकार से एक बच्चा को मोटिवेट कर सकती है एक शिक्षिका। ऑप्शन नंबर ए देखिए, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से नहीं। ये कभी भी एक दूसरा में कभी ऐसा तुलना नहीं करवाएंगे ताकि बच्चा, एक बच्चा नीचा हो जाए एक ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं करना है। एक बच्चा ऊपर हो जाए एक, ये ऐसा कभी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने उन्हें मदद देकर। हाँ, ये बात सही है कि जब एक बच्चे को आप एक लक्ष्य के बारे में बतला दीजिएगा कि आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वो चीज आप क्लियर होना चाहिए कि हाँ किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आगे चल करके आपको क्या होने वाला है चीज करने के बाद। ये अगर एक बच्चा को बतला दीजिएगा तो बच्चा खुद जान जाएगा, नहीं हम पढ़ेंगे तो आगे चल कर डॉक्टर बनेंगे, नहीं हम पढ़ेंगे। अब अगर उसको बतलेबे नहीं कीजिएगा, बच्चा क्या जानेगा कि पढ़ने से क्या होता है। मगर वो बच्चा को अगर बोल दीजिएगा कि बाबू देखो तुम आगे पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, तो बच्चा को लक्ष्य पता है कि हमको बड़े होकर के इंजीनियर डॉक्टर बनना है, तो बच्चा पढ़ेगा, मोटिवेट होगा आंतरिक रूप से। तो ये भी सही है। तो इसको हम डॉट में रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए,
साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर टॉफी। इनाम तो कभी इनाम पॉजिटिव केस रहेगा, इनाम नहीं लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी, इसमें चिंतन और डर पैदा करके, डर पैदा कीजिएगा, बदमाश थोड़ी ना है। बच्चे को कभी भी डर का माहौल नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है बच्चे को। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 5वां का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। माने कि इससे पहले हम पहला क्वेश्चन देखे थे, उसमें प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में था, इसमें है कि प्रभावशाली विद्यालय के बारे में। प्रभावशाली यानी अलग, इसमें है कि अच्छा तरीका से जो विद्यालय का लक्ष्य क्या है इसका। ऑप्शन नंबर ए देखिए, शारीरिक दंड देकर के। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। ऑप्शन नंबर सी, प्रतियोगात्मक कक्षा। ऑप्शन नंबर डी, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसको तो आंख मूंद करके बना दीजिएगा कि एक सबसे बेहतर स्कूल के लिए इसमें से कौन सा होगा जो बच्चा के लिए सबसे बेहतर होगा एक प्रभावशाली विद्यालय बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, शारीरिक दंड देकर के। कभी भी शारीरिक दंड देंगे नहीं देना है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। हाँ, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम यानी कि सभी बच्चे को एक एक करके सभी के लिए समान शिक्षा देना है। इसमें क्या है, प्रभावशाली के लिए कि कोई भी कास्ट से आ रहा है, कोई भी जाति धर्म या अमीर गरीब कुछ भी रहे, सभी को एक समान शिक्षा देना, न कि उसमें हमको भेदभाव करना है। तो ये एकदम सही है, तो इसको हम डॉट में रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रतियोगात्मक कक्षा। अभी हम बोले कि प्रतियोगिता कभी भी नहीं करवाना है, एक दूसरे में तुलना कभी नहीं करवाना है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, निरंतर तुलनात्मक करना। निरंतर तुलना, बच्चा में तुलना तो करना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन 7वां, विकास का सिर पद्मामुख पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। माने कि इसमें बतलाना, सिद्धांत बतलाना है कि सिर पद्माभिमुख दिशा सिद्धांत क्या कहता है विकास का। ऑप्शन नंबर ए देखिए, भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर। ऑप्शन नंबर बी, सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। ऑप्शन नंबर डी, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। तो इसमें से बतलाना है कि कौन सा इसका सही ऑप्शन दे रहा है। इसका ऐसी ये भी होता है कि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, शीर्षगामी से शीर्षगामी से अधोगामी, यही इसका पालन करता है। तो इसका सीधे ले लीजिए, शीर्ष से पर, शीर्षगामी से अधोगामी, शीर्षगामी से अधोगामी, शीर्षगामी से अधोगामी होता है। टॉप टू बॉटम होता है, टॉप टू बॉटम यानी कि विकास इस सिद्धांत में कहा गया है कि जैसे एक बच्चा है, बच्चा का सबसे पहले सिर होता है, बच्चा का सबसे पहले सिर होगा, उसके बाद क्या होता है तो कमर, इसके बाद कमर होता है, कमर के बाद फिर ऊपर बढ़ने लगता है, ये पूरा होते होते फिर ये होता, कलाई होता, हाथ होता है पूरा, तो के बाद उंगली होता है, उसके बाद ये पूरा हो जाने का, कमर के ऊपर सब हो जाने के बाद, उसके बाद बच्चा का कमर के नीचे पैर होने लगता है। तो सबसे पहले सर हुआ, उसके बाद सबसे अंत में पैर हुआ, तो इसी को बोला जाता है सिर से पैर। सबसे पहले सिर, उसके बाद पैर, माने सभी में जितना भी व्यक्ति है, कोई भी मुकेश अंबानी हो, नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, या हम हो, चाहे आप हो, सभी के लिए समान यही है, सिर से पैर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8वां, पौधा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ये भाषा है, इसको गलत हो गया मिस टाइपिंग।
भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील कार्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए मध्य बचपन का समय, ऑप्शन नंबर बी व्यस्का अवस्था, ऑप्शन नंबर सी प्रारंभिक बाल्य अवस्था समय, ऑप्शन नंबर डी जन्म से पूर्व का समय। इसमें से बतलाना है कि बच्चा के लिए एक भाषा सीखने के लिए सबसे संवेदनशील काल कौन सा समय में सबसे अच्छा बच्चा भाषा सीखता है। ई तो हो गया 18 से 18 प्लस, ई हो गया आपको 2 से 6 वर्ष, ई हो गया जन्म से पहले यानी कि गर्भावस्था। गर्भावस्था, तो आपको इनमें से बतलाना कि सबसे संवेदनशील काल कौन सा है। तो सीधा ऑप्शन नंबर बी 2 से 6 वर्ष। कभी भी देखिए एक बच्चा के लिए सबसे अच्छा भाषा सीखने के लिए अति पूर्व बाल्य अवस्था होता है 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष सबसे अच्छा होता है भाषा सीखने के लिए एक बच्चा में, सबसे बेहतर होता है 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष होता है। और शारीरिक में पूछ देगा कि एक बच्चा में सर्वाधिक शारीरिक विकास विकास शारीरिक विकास सर्वाधिक शारीरिक विकास कब होता है? तो इसका क्या दीजिएगा? इसका दीजिएगा शैशवावस्था। जीरो से 2 वर्ष, यानी कि सर्वाधिक एक बच्चा में शारीरिक विकास होता है 0 से 2 वर्ष, और भाषा विकास सर्वाधिक होता है 2 से 6 वर्ष। भाषा के लिए 2 से 6 वर्ष, शारीरिक विकास सर्वाधिक होता है 0 से 2 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में दोनों के बीच के परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। यानी कि कहना है इसका क्वेश्चन कुछ नहीं उतना बड़ा है, ये नहीं समझिए। कह रहा कि उसका माता पिता है, एक बच्ची है जो खेलने में असाधारण है, माने खेलती है मगर उतना नहीं खेल पाती है, तो उसको है जो उसका माता पिता भी खिलाड़ी है, तो उसको खेल सीखने के लिए दूसरा जगह भेजती है। तो उस बच्चा क्या प्रदर्शन कर सकती है, किस प्रकार से प्रदर्शन कर सकती है, ये बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए वृद्धि और विकास, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर सी अनुशासन और प्रौष्टिकर्ता, ऑप्शन नंबर डी आनुवांशिकता और पर्यावरण। तो आपको इसमें से बतलाना है कि बच्चा एक क्या इसमें प्रदर्शित कर सकती है, यानी कि उसका माता पिता भी खिलाड़ी है, उसके बाद वो अति घर पे सही से खेल नहीं पाती है, उसके लिए उसको दूसरा जगह भेजती है सीखने के लिए, तो किस प्रकार से सीख सकती है। तो माता पिता अगर खिलाड़ी है तो क्या बच्चा में उसका डीएनए आएगा, थोड़ा गुण तो आएगा ना, तो आनुवांशिकता। ऐसे समझिए कि माता पिता अगर खिलाड़ी है, जो जिसका माता पिता जो रहता है उसका कुछ ना कुछ डीएनए आ ही जाता है, उसका गुण कुछ ना कुछ आ जाता है, आनुवांशिकता कुछ ना कुछ आ जाता है। ये मान करके चले तो बच्चा कुछ ना कुछ आता है तो असाधारण है खेलने में, उतना खेलने में अति नहीं है, फिर उसको दूसरा जगह भेजा गया, वहाँ बढ़िया तरीका से खेल रही है, तो वातावरण उसका बदला गया, तो आनुवांशिकता भी उस बच्चे में था और वैसा वातावरण भी दिया गया। तो इसमें कुछ कहने वाली बात है, उतना बड़ा क्वेश्चन है सिर्फ कहने के लिए, मगर क्वेश्चन बहुत छोटा है समझने के लिए आप। तो ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिकता और पर्यावरण, पर्यावरण को ही वातावरण कहते हैं, पर्यावरण को ही वातावरण कहते हैं, वातावरण कहते हैं, आनुवांशिकता को ही
वंशानुगत कहते हैं, डीएनए कहते हैं इसी को, या जैविक कहते हैं, जैविक कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं अनुवांशिकता को ही। इसको आस पड़ोस कहते हैं, वातावरण कहते हैं, पोषण पालन पोषण कहते हैं, ये सब हो गया आपको वातावरण। तो ये अलग है। बच्चा घर का डीएनए मम्मी पापा वाला उसका डीएनए आ गया, थोड़ा सा खेलने में थोड़ा बहुत है, उसको फिर बढ़िया जगह पे भेज दिया गया, वो बेहतर कर रही है वहाँ पे, सीखने लगी। तो क्या उसका डीएनए भी उसमें था और वातावरण भी अच्छा उसको दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक है? हम कल ही सिखाए आपको, पूरा लिख करके बतलाए थे कि गौण वाहक आप लोग याद कर लीजिए, गौण वाहक याद कर लीजिए। 5 गो हम लिखाए थे। प्रथम, प्रथम एजेंसी, समाजीकरण एजेंसी। गौण वाहक का मतलब होता है द्वितीय, द्वितीय यानी कि सेकेंडरी। प्रथम बच्चा में जो उपयोग में आता है प्रथम एजेंसी होता है, द्वितीय जो यानी कि प्रथम के बाद जो बच्चा बाहर जाकर के जो चीज करता है तो द्वितीय में आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए विद्यालय और पास पड़ोस। ऑप्शन नंबर बी विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। ऑप्शन नंबर सी परिवार और रिश्तेदार। ऑप्शन नंबर डी परिवार और पास पड़ोस। इसमें से बतलाना है कि दोनों होना चाहिए गौण यानी कि द्वितीय, ये दोनों होना चाहिए, द्वितीय होना चाहिए। प्रथम में विद्यालय और पास पड़ोस होता है। आपको इसमें से बतलाना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम एजेंसी देखिए, प्रथम एजेंसी देख लीजिए क्या होता है। प्रथम समाजीकरण एजेंसी, ये हो गया प्रथम समाजीकरण एजेंसी में कई गो है? 5 गो। माता पिता, माता पिता। दूसरा हो गया आपको परिवार, माता पिता से परिवार बनता है, माता पिता के बाद परिवार। तीसरा हो गया आपको पड़ोस। देखिए सीधे हम पड़ोस लिख रहे हैं, पास पड़ोस नहीं लिख रहे हैं, ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। पड़ोस। चौथा लिखिए मित्र, और 5वां लिख दीजिए आपको समाज। 5वां हो गया समाज। पहला माता पिता, दूसरा परिवार, तीसरा पड़ोस, चौथा मित्र, 5वां समाज। अब इसके बाद हम बोले थे कि इसके बाद जो भी आ जाएगा, इसके बाद जो भी आ जाएगा आपको द्वितीय में लेना है। प्रथम में ये ले लेना है, प्रथम समाजीकरण का बोलेगा तो ये लेना है, और द्वितीय गौण में बोलेगा तो आपको इसके अलावा जो भी मिले उसको ले लीजिएगा द्वितीय में। तो आप देख लीजिए प्रथम में देखिए पहले ऑप्शन नंबर डी से आते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी परिवार और पास पड़ोस। परिवार को क्या अभी लिखे हैं? परिवार, सॉरी, परिवार का भी लिखे है प्रथम एजेंसी, परिवार का प्रथम एजेंसी। क्या परिवार लेंगे? नहीं, यहाँ हमको द्वितीय देखना है। ऑप्शन नंबर सी देखिए परिवार, काट देंगे, प्रथम एजेंसी में आता है परिवार। ऑप्शन नंबर बी देखिए विद्यालय, ये द्वितीय है। निकट परिवार के सदस्य, हाँ ये लेंगे, ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि निकट परिवार का सदस्य एक बार लिया था जब ऑनलाइन हो रहा था, उसमें लिया था द्वितीय में, मगर अति प्रथम एजेंसी में लिया था, मगर इस बार अति में द्वितीय में ले रहा है। तो इसलिए इसको नहीं लेंगे हम, इसको नहीं लेना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए विद्यालय और पास पड़ोस, ये एकदम लेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्यों? ये भी सेकंड हो गया, सेकंड हो गया, और ये भी सेकंड हो गया। आप कहिएगा कि सर आप पड़ोस लिखाए थे तो पड़ोस कैसे ले रहे थे? तो पास पड़ोस देखिए, हम सोझे पड़ोस लिखे हैं, सीधा हम पड़ोस लिखे, पास पड़ोस नहीं लिखे। ये कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखिएगा कि आप सर कैसे लिए, हम पास पड़ोस लिए हैं, सीधा पड़ोस हम नहीं लिए हैं। अगर सिर्फ पड़ोस रहेगा तो उसको प्रथम में लीजिएगा, अगर पास पड़ोस लग जाए, पास लग जाए तो द्वितीय में लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ये वाला प्रथम में ही लिया गया था, फर्स्ट में लिया गया था, ये भी हो गया फर्स्ट में, ये भी परिवार भी फर्स्ट में हो गया। चलिए
अगला क्वेश्चन ये लिख लीजिए आप लोग, ये लिख लीजिए, ये वाला लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। और याद नहीं कीजिएगा तो रहने दीजिए। इतना बार रिपीट कर देंगे ना, एक शब्द को हम इतना बार बोल देंगे, कम से कम नहीं हो जाता तो 300 बेर हम ये पूरा सब आपके एग्जाम तक में 300-400 बेर बोलेंगे ये वाला चीज़। यही शब्द सबको हम 300-400 बेर बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, नहीं याद होता छोड़ दीजिए। हम इतना बार रिपीट कर देंगे, इतना बार लिखा देंगे कि आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। अगर सीधे संज्ञानात्मक विकास रहे तो जीन पियाजे, जीन पियाजे कहाँ के जीन पियाजे थे? तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे जीन पियाजे। और इनका संज्ञानात्मक विकास जो रहेगा तो जीन पियाजे का होगा, स्विट्जरलैंड के थे। मगर इसका सिद्धांत बतलाना है कि इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अन्योन क्रिया, सामाजिक अन्योन क्रिया। ऑप्शन नंबर बी मानसिक प्रारूपों स्कीमा का समायोजन। ऑप्शन नंबर सी उद्दीपन अनुक्रिया उगम। ऑप्शन नंबर डी संतुलन। तो आपको इसमें से बतलाना है कि वाइगोत्स्की का इसमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए सामाजिक, जहां पे सामाजिक लग गया ना, संज्ञानात्मक विकास सबका एक ही है, सबका एक ही है, खाली सबका एक हिंट हट गया है। जहाँ पे अगर सामाजिक जो लग जाएगा ना, समाज लग जाएगा, सीधा आंख मूंद के आप वाइगोत्स्की ही लगाइएगा। समाज सीधा अगर बोले तो जीन पियाजे, अगर समाज लग गया उसमें तब लेव वाइगोत्स्की। अन्योन क्रिया का मतलब हो जाता है जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, माने कि समाज जहाँ पे लग जाएगा तो लेव वाइगोत्स्की होगा। अगर समाज नहीं रहेगा, ये समाज इसमें नहीं लगेगा तो जीन पियाजे। ये दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए ई वाला किसका है? स्कीमाज किसका है और समायोजन किसका है? जीन पियाजे का है। समायोजन ये किसका है? जीन पियाजे का। स्कीमा जो है जीन पियाजे का है। उद्दीपन है, उद्दीपन अनुक्रिया उगम हो गया। जैसे कि उद्दीपन का मतलब होता है, जैसे आपको उद्दीपक का मतलब होता है, जैसे आप कोई चीज़, आपको भूख लगा हुआ, आप खाना नहीं 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं, ठीक है। और उसी तरीका से अगर बोला जाए कि आपको आगू में खाना रख देता, आप क्या कीजिएगा? उत्तेजना आपके अंदर जगेगा, और उत्तेजना जगेगा तो खाना खाने के लिए आप उद्दीपन कीजिएगा। तो ये उद्दीपन ऐसा प्रोसेस होता है, थ्योरी में समझाएंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लिंग है। लिंग है माने कि लिंग है या नहीं, तो एक बार ये भी पूछ देता है कि जेंडर, जेंडर संरचना बोल देगा तो जेंडर के बारे में लिंग है। तब ऑप्शन नंबर ए शारीरिक संरचना, ऑप्शन नंबर बी सहज गुण, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक संरचना, ऑप्शन नंबर डी जैविक सत्ता। तो आपको इनमें से बतलाना है कि ये लिंग क्या है। तो लिंग क्या? शारीरिक संरचना नहीं, इसको नहीं लिया गया है। पहले लिया जाता था मगर ये नहीं लेता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सामाजिक संरचना, यानी कि समाज के अंदर आकर के निर्धारण किया गया है कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये समाज के अंदर में आया गया है। सीटेट यही लेता है, सामाजिक यही लेता है। अगर इसका भी बोले जेंडर का भी बोले तो यही लीजिएगा, सामाजिक संरचना। जेंडर का भी अगर बोले, जेंडर का भी बोले तो यही लीजिएगा, जेंडर का यही लीजिएगा, सामाजिक संरचना। जेंडर का भी सामाजिक संरचना, लिंग का भी सामाजिक संरचना ही लीजिएगा, अलग कुछ नहीं लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग इसी तरीका से डेली इसी तरीका से जुड़े रहिए, क्लास को देखते रहिए। देख लीजिए इतना पढ़ाई होता है, कितना क्लियर हो रहा है। इसी तरीका से अगर कंटिन्यू अगर जुड़े रहिएगा तो आपका थ्योरी को भी जरूरी नहीं पड़ेगा। आप खुद से जो दिमाग में जो खाली सोच एक बार पढ़ दीजिएगा, क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। इसीलिए कहते हैं आप डेली इसी तरीका से जुड़िए। अगर पहली बार आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास इसी तरीका से तुरंत आ जाए।
और डेली आप कंटिन्यूटी से शुरू से अंतिम तक क्लास देखिए। इससे ये होता है कि आप क्लियर सीख पाते हैं। आप 10 मिनट देखें, 15 मिनट देखें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको पूरा क्लास जब तक देखिएगा नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अपनी कक्षा की व्यक्तित्व विभिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, माने कि व्यक्तित्व विभिन्नता है तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करना चाहिएगा। इसमें यह कहना है कि आपको एक स्कूल में है तो आप एक बच्चा में है जो विभिन्नता है, व्यक्ति में हर बच्चा अलग अलग विभिन्नता पाया जाता, भाषा से हो, गुण से हो, सोचने का हो, उससे निपटना है तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए, बच्चों के उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम लागू करें। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीका हो। तो आपको इसमें से बतलाना है कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। आप एक शिक्षक के रूप में स्कूल अगर एक क्लास में सभी प्रकार के विभिन्नता पाया जाता है तो आप कैसे निपटिएगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए, बच्चों के उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करेंगे। अलग करके कभी भी नामित नहीं करना है, अलग नहीं करना है। अंकों, वो भी अंकों के आधार पर आप बच्चा को अलग अलग कीजिएगा, नहीं, ये नहीं करना। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों में, ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम लागू करें, कभी भी कठोर नियम नहीं लागू करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण और आकलन के समान मानक तरीका। मानक अगर दिख जाए, अब पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आप नहीं लीजिएगा, मानक वाला कभी भी नहीं लीजिएगा। अब बच्चों के बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व। हाँ, जब तक बच्चा को अगर देख लीजिए, बच्चा कुछ भी बोलता है, आप उसको अगर महत्व नहीं दीजिएगा तो एक समय के बाद बच्चा बोलना ही छोड़ देगा। जैसे आप अपने पर ले लीजिए, आप 4 आदमी के बीच में बैठे हुए हैं, आप कुछ अपना बात रखना चाहते हैं, आपका बात का कोई महत्व नहीं देता है तो आप क्या कीजिएगा, बोलते रहिएगा, नहीं बोलते चुपचाप वहाँ से हल निकल जाते हैं। उसी तरीक़ा से बच्चा को जब तक महत्व नहीं दीजिएगा, उसका बात को महत्व नहीं दीजिएगा, तब तक वो बच्चा कुछ बोलेगा नहीं वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, आकलन उद्देश्यपूर्ण होना है यदि, मानी करना है कि आकलन आप परीक्षण करते हैं तो मूल्यांकन करते हैं बच्चा का, तो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए कि आगे चल करके हाँ ये अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो इसका कोई रीजन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर सी, यह केवल एक बच्चा वर्ष के अंत में हो। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। ऑप्शन नंबर सी डी, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। आपको इनमें से बतलाना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बनाइए खुद से। चलिए, तो आपको बतलाना है इनमें से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव, कभी भय और तनाव दीजिएगा, संचार होता है नहीं। ऑप्शन नंबर डी देखिए, विद्यार्थियों में उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलना वाला मूल्यांकन कभी भी नहीं करना है, तुलना वाला मूल्यांकन कभी नहीं करना। ऑप्शन नंबर बी देखिए, यह केवल एक वर्ष में अंत में होना चाहिए, अंत में नहीं। आप हफ्ता में लीजिए या डेली जब टॉपिक कोई चीज़ का पढ़ाई हो जाए उसमें आप पूछ लिया कीजिए, मूल्यांकन कर लिया कीजिए। तो बी। ऑप्शन नंबर ए देखिए, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। प्रतिपुष्टि फीडबैक, ये एकदम सही बात है। इस प्रकार से कीजिए ताकि आपको विद्यार्थियों और शिक्षक को प्रतिपुष्टि फीडबैक हो जाए। अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो उधर से भी
बच्चा सब पूछले कि हम कैसे ये पढ़ा है, इसके बारे में क्या जानते हो, तो ये बच्चा बोल दिया, तो इससे क्या हुआ, फीडबैक मिल गया कि बच्चा कितना सीखा कितना नहीं सीखा। ये जरूरी होता है, आप कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो लास्ट में आप बच्चा से फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। नहीं लीजिएगा तो आप सोचे पढ़ाते रहिएगा, बच्चा कुछ सीखेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। ऑप्शन नंबर ए अधिनायकीय, ऑप्शन नंबर बी सुविधादाता, ऑप्शन नंबर सी अनुमति परक, ऑप्शन नंबर डी सत्तावादी। अब एनसीएफ 2005 के हिसाब से कैसा रहना चाहिए, तो बिना बोझ का शिक्षा, बिना बोझ का शिक्षा, किताबी दुनिया से हटकर बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाना। दुनिया से जोड़कर पढ़ाना यानी कि किताबी सोच नहीं पढ़ाना, बाहरी दुनिया से जोड़ करके पढ़ाना है, और बिना बोझ का शिक्षा होना चाहिए एनसीएफ के रूप में। इसमें समावेशी शिक्षा का भी वकालत किया गया है। तो आपको इनमें से बतलाना है कि क्या हो जाएगा, अनुमति परक, अधिनायकीय, सुविधादाता और सत्ता परक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सुविधादाता, यानी कि एक बच्चा के लिए सुविधा के कार्य कर सके। बच्चा को ये नहीं कि पूरा अगर कोई चीज़ देता है, समस्या अगर आता है तो शिक्षक पूरा हल कर दे, नहीं, सिर्फ सुविधा के लिए थोड़ा सा हिंट दे दे या बतला दे, उसके बाद बच्चे को खुद से करने दे। बच्चा खुद से करेगा तब ही सीख पाएगा, नहीं तो नहीं। तो सुविधादाता के रूप में देखा गया है एनसीएफ 2005 में। तो आज के लिए क्वेश्चन इतना ही था 15। तो इतना देर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीका से आप डेली जुड़ते रहिए, डेली क्लास करते रहिए। इससे ये होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और लास्ट में जब थ्योरी देते हैं तो उससे जब आपको हम थ्योरी जब देंगे तो उससे ये होगा कि आप बेहतर तरीका से आप पढ़ पाइएगा, आपको ये थ्योरी भी समझ में आएगा। तो इसी तरीके से आप डेली जुड़िए, और पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत हो गया। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।